सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान का जीके का अपना टॉपिक है वो चल रहा था। उसमें हमने पहली क्लास में 10 जो क्वेश्चन हैं वो देखे थे और इस समय जो एग्ज़ाम चल रही है जैसे कि BSTC है, सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम है, सूचना सहायक की है, महिला ASI की है, संगणक की परीक्षा आने वाली है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें टॉप 10 क्वेश्चन हैं वो शामिल किए हैं, तो आप अपने स्वयं का मूल्यांकन वो कीजिए और क्लास के अंत में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए अपना समय ज़ाया न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है इसके जोधपुर, सीकर, चूरू, जयपुर। तो इसका आंसर है वो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनको पता होगा कि हवा महल वो कहाँ स्थित है। हवा महल वो जयपुर में स्थित है, लेकिन इसके जो अन्य फैक्ट हैं वो शायद आपको नहीं पता होंगे, तो उन अन्य फैक्ट को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हवा महल है वो इसका जो निर्माण है वो प्रताप सिंह ने करवाया था। निर्माण है वो प्रताप सिंह ने करवाया था और इसका जो आकार है वो कृष्ण की मुकुट के समान है। इसका जो हवा महल का जो आकार है वो कृष्ण के मुकुट के समान है। और हवा महल का जो निर्माण है वो हुआ था 1799 ईस्वी में। हवा महल का जो निर्माण है वो 1799 ईस्वी में हुआ था। तो मैंने आपके सामने 3 जो फैक्ट हैं वो एक्स्ट्रा आपको बताए हैं जो कि आपको पता नहीं थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इनसे जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है चित्तौड़ वालों में कि भीलों का चित्रा किसे कहा जाता है, गाँव का चित्रा किसे कहा जाता है, नीड का चित्रा वो किसे कहा जाता है, आदि जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें भीलों का जो चितेरा है वो गोवर्धन लाल को कहा जाता है। इसका जो बे ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अब इसके अलावा 3 ऑप्शन और है इसमें कि भीलों का चितेरा वो तो हमें पता चल गया है कि गोवर्धन लाल को कहा जाता है भीलों का चितेरा। अब अपन बात करते हैं भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है गाँव का चितेरा। इसको कहा जाता है गाँव का चितेरा। भूर सिंह शेखावत को गाँव का चितेरा कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है सौभागमल गहलोत। सौभागमल गहलोत को नीड का चितेरा कहा जाता है। सौभागमल गहलोत को नीड का चितेरा। इसके बाद में आता है अपना परमानंद चोयल। तो परमानंद चोयल को कहा जाता है भैंसों का चितेरा। भैंसों का चितेरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, आदिवासियों का जो कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और जो बेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है बेणेश्वर मेला? तो बेणेश्वर मेला है वो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को। मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आए तो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। तो जो बेणेश्वर मेला वो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है और डूंगरपुर में ये बढ़ता है। इसके अलावा जो सुइया मेला है वो ये मेला है वो बाड़मेर में बढ़ता है।
बाड़मेर में पड़ता है। और इसके अलावा सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला है वो शहरियों का सबसे बड़ा मेला है और ये ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। ये ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। और जो पुष्कर मेला वो अजमेर में बढ़ता है। पुष्कर मेला वो अजमेर में बढ़ता है। और ये पुष्कर जो मेला वो रंगीन मेले के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, नेवरी आभूषण है वो पहना जाता है। आभूषण के टॉपिक से भी क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं और हर बार हर क्वेश्चन हर एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। अभी ये जो प्रश्न है थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था नेवरी आभूषण वो पहना जाता है। तो नेवरी जो आभूषण है वो पैर में पहना जाता है। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नेवरी आभूषण है वो पैर में पहना जाता है। अब इसके अलावा गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? गले में जैसे हार पहना जाता है, मांदलिया है, ठुस्सी है, तुलसी है, बजटी है, ये गले में पहने जाते हैं। इसके अलावा और आता है हाथ, हाथ में कंगन पहना जाता है, चूड़ा पहना जाता है, बंगड़ी पहना जाता है आदि जो आभूषण है वो हाथ में पहने जाते हैं। इसके अलावा नाक आता है, नाक में पहने जाने वाला आभूषणों में नथ आता है, कांटा आता है, फीणी आती है, ये सारे नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य कौन सी जनजाति का है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। कालबेलिया नृत्य कौन सी जनजाति का है? तो कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति का है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबो सपेरा है। गुलाबो सपेरा इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। अब इसके अलावा और जो जनजातियाँ उसके जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं उसमें अपन देखते हैं। तो इसमें आता है कंजर जाति, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के नृत्य वो कौन कौन से हैं? कंजर जनजाति के नृत्यों में आता है चक्री, चक्री आता है, धाकड़ आता है, तोड़ा। चक्री, धाकड़, तोड़ा, ये जो तीन नृत्य हैं वो कंजर जनजाति के हैं। इसके बाद में सहरिया जनजाति आती है। सहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनमें आता है जेला, लैंगी, सांग, बिचुआ, ये सारे जो नृत्य हैं वो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। अब आता है ग्रासीय जनजाति। ग्रासीय जनजाति के नृत्यों में आता है वालर है, वालर, लूर, कूद, बोर, जवारा, रायण, टेंकण, ये सभी जो नृत्य हैं वो ग्रासीय जनजाति के हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, अजय मेरू दुर्ग तारागढ़ अजमेर का निर्माण है वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है और बार बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो अजय मेरू दुर्ग गढ़बिटली दुर्ग है वो तारागढ़ बनाया गया था। इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? इसका जो निर्माण है वो 1113 ईस्वी को हुआ था और इसका जो निर्माण है वो अजय मेरू ने करवाया था। इसका निर्माण है वो अजय मेरू ने करवाया था। अगला ऑप्शन है इसमें 1155। 1155 में जो जैसलमेर दुर्ग है उसकी स्थापना हुई थी। जैसलमेर दुर्ग फिर से है 1459। 1459 में जोधपुर दुर्ग है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी स्थापना हुई थी। और 1799 में हवा महल की जो स्थापना वो निर्माण वो हुआ था। हवा महल 1799 में हवा महल का निर्माण वो हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा जिला बैठे हुए मेंढक के समान है? कौन सा जिला वो बैठे हुए मेंढक के समान है? तो सिरोही जो जिला है वो बैठे हुए मेंढक के समान है। द जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब इसके अलावा सिक्कर आता है। सिक्कर की आकृति वो कैसी है? तो सिक्कर की जो आकृति है वो कटोरी नुमा, अर्धचंद्राकार और पहले नुमा सिक्कर की आकृति है। कटोरी नुमा, पहले नुमा, अर्धचंद्राकार, ये सिक्कर की आकृति है। इसके बाद में आता है अजमेर। अजमेर की जो आकृति है वो
त्रिभुजाकार है। अजमेर क्या करती है, वो त्रिभुजाकार है। इसके अलावा आता है जालोर। जालोर है क्योंकि क्या करती है, वो व्हेल मछली के समान है। जालोर की आकृति है वो व्हेल मछली, व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये भी प्रश्न वो बार बार पूछा जाता है। कई बार राजस्थान के संदर्भ में पूछते हैं और कई बार भारत के संदर्भ में ये जो प्रश्न वो बार बार रिपीट होता है। तो भारत में जो कर्क रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन है 2 राज्यों से, 3 राज्यों से, 4 राज्यों से और 8 राज्यों से। तो भारत में कर्क रेखा वो 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। अब भारत के 8 राज्य वो कौन कौन से हैं, वो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो ट्रिक है वो आपको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मित्र पर गमछा, गमछा झाड़। मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ क्योंकि जो लिखने में थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि सही जो लिखावट वो नहीं हो रही है, तो मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ। जो ट्रिक है वो है अपनी मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो अब इसमें मी से हो जाएगा मिजोरम। बोल के मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। मी से हो गया मिजोरम, त्रै से हो गया त्रिपुरा, पै से हो गया पश्चिम बंगाल और रै से हो गया राजस्थान, गै से हो गया गुजरात, मै से हो गया मध्य प्रदेश और छ से हो गया छत्तीसगढ़ और ये इधर जैसे हो गया झारखंड, जैसे हो गया अपना झारखंड। तो इस प्रकार से मैंने 8 राज्यों के नाम है वो ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए हैं। अगर ट्रिक आपको ये याद हो गई तो आपको जो प्रश्न वो किसी भी प्रकार से पूछे, आपका जो प्रश्न वो गलत नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो जनापाव की पहाड़ियाँ, महू, इंदौर, एमपी से इसका जो उद्गम है वो होता है। अब इसमें इसका जो है वो राइट आंसर है। अब बे ऑप्शन दिया गया चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से जो चंबल नदी है वो, चंबल नदी का जो राजस्थान में प्रवेश होता है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। राजस्थान में इसका क्या होता है, प्रवेश होता है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश है वो कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का राजस्थान में जो प्रवेश है वो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। बैराठ की पहाड़ियाँ, बैराठ की पहाड़ियों से जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम होता है। बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा, बाणगंगा नदी का उद्गम बैराठ की पहाड़ियों से होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है। आहड़ सभ्यता वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो आहड़ सभ्यता वो बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। इसका जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अब घग्गर नदी के किनारे पर कौन कौन की जो सभ्यता स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है। ये जो सभ्यताएं हैं वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हैं। कांदली नदी के किनारे पर कौन कौन सी सभ्यता स्थित हैं? तो कांदली नदी के किनारे पर सुनारी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। ये सभ्यताएं हैं वो कांदली नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगली आती है कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता वो स्थित है। कोठारी नदी पर, कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता वो स्थित है। तो आज हमने जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनका हमने अध्ययन वो किया है। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके जो क्वेश्चन
कितने जो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। अगर आपके कम क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो अध्ययन है वो जारी रखें, और जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है उनको आप क्लियर करते जाइए, और आप एग्ज़ाम के टाइम पर वो अपना अच्छा प्रदर्शन है वो कर सकोगे। तो आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास है वो शेयर ज़रूर करें।